लास्ट क्लास में हम लोगों ने एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में अभी तक नोमेनक्लेचर को पढ़ा, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन, एल्डिहाइड कीटोन की कॉमन प्रिपरेशन को पढ़ा, मतलब ऐसी वाली प्रिपरेशन जो कि दो जिनसे दोनों बन सकते हो, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी। फिर एल्डिहाइड की स्पेशल प्रिपरेशंस को पढ़ा, मतलब ऐसे वाली जिनमें केवल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता हो। और फिर कीटोन की वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी जिनमें कि केवल कीटोन की प्रिपरेशन होती हो। उनमें से मैंने केवल आपको अभी तक एक ही बताई है, यानी अगर मुझे कीटोन का फॉर्मेशन करना हो स्पेशली, तो मैं एसिड क्लोराइड से कीटोन को फॉर्म कर सकता हूं। क्या हम एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड को फॉर्म नहीं कर सकते? याद है आप लोगों को? बहुत बढ़िया। हाँ, किसके साथ? PdBSO4 है ना, PdBSO4, इसको नहीं भूलना है, तुरंत याद आ जाना चाहिए। PdBSO4 मतलब कौन सी रिएक्शन? रोसेनमुंड रिडक्शन, रोसेनमुंड रिडक्शन, याद है? बहुत बढ़िया। तो कीटोन्स की जो मैंने पहली वाली रिएक्शन आपको बताई थी, वो किसके साथ बताई थी कि सर हम सबसे पहला काम करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन, बोलिए ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन CdCl2 के साथ कराएंगे, मतलब कैडमियम डाई क्लोराइड। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, जब से जाग जाओ तभी से सवेरा होता है। अगर आप अब इससे समझना शुरू करोगे ये समझ में आने लगेगा, पहले इसको तैयार कर लो फिर पीछे का देखना। तो सबसे पहली बात, हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन CdCl2 से कराएंगे, मतलब कैडमियम डाइक्लोराइड के साथ कराएंगे। तो सर डाई एल्किल कैडमियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका? डाई एल्किल कैडमियम। उस डाई एल्किल कैडमियम की रिएक्शन सर हम लोग एक किसी भी एसिड क्लोराइड के साथ करा देंगे, RCOCl के साथ करा देंगे। तो सर RCOR- बन जाएगा। ये R- कौन सा वाला होगा बोलो? अगर मैंने RCOCl से R2CD की रिएक्शन कराई, छोड़ो ये बताओ, छोड़ो, RCOCl से R2CD की रिएक्शन कराई, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बोलिए क्या बनेगा? पहली रिएक्शन थी हमारी, पहली कीटोन की प्रिपरेशन का ये पहला तरीका था, ठीक है ना। तो सर ये बन जाएगा RCOR2। नहीं समझे? अरे कोई मतलब नहीं है, बैलेंसिंग से मतलब नहीं है, मैंने नहीं समझे? ठीक है, अच्छी, मैंने वो आपको, अच्छा मैं आपको पहली बार में बैलेंसिंग क्यों समझाता हूं? क्या बच्चे? R2 का मतलब समझ रहे हो? वो R2, अरे यार एक काम करते हैं ना, ये मतलब R2 का मतलब ये दो R2 है, सही कह रहे हैं, यहाँ दो R हैं, ये R2 का मतलब यहाँ दो R हैं, लेकिन मैं चाहता, चलो अब इसको मैं क्या ले लूँ, R- और इसको R2। अब बताओ क्या बनेगा? ये बनेगा R'। मैं एक बताना क्या चाह रहा हूँ, एक R इसका और एक RCO इसका, RCO इसका और R इसका लेकर क्या बन जाएगा? कीटोन। बोलो बात समझ आएगी नहीं? अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है और मुझे पेंटेनॉन बनाना है, पेंटेन 2 ऑन बनाना है, क्या है? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है मेरे पास और मुझे पेंटेन 3 ऑन बनाना है, पेंटेन 3 ऑन, ठीक है। तो कैसे बनाऊंगा? थोड़ा दिमाग लगा के बताओ। क्या है मेरे पास? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और मुझे बनाना क्या है? पेंटेन 3 ऑन बनाना है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, समझ गए? ये बनाना है। तो यहां तक जाने का मेरे पास रास्ता क्या है? तो मैं कहूंगा सर पहले तो मैं इसकी हेल्प से डाई एल्किल कैडमियम बना लूंगा, ग्रिग्नार्ड एजेंट की हेल्प से, CH3 CH2 MgBr, इसकी रिएक्शन कराऊंगा सर CdCl2 के साथ, ये बन जाएगा। इसके मैं 2 मोल लेकर कराऊंगा, तो ये बन जाएगा सर CH3 CH2 का होल ट्वाइस, CH3 CH2 का होल ट्वाइस CD। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सर डाई इथाइल कैडमियम। डाई एल्किल कैडमियम मतलब डाई इथाइल कैडमियम, समझ गए ना? बहुत अच्छे। ये जो डाई इथाइल कैडमियम बना, अब सर इसकी हेल्प से मैं आगे बढ़ूंगा। इसमें कितने हैं? 2। मैं ये बताना चाहता कि उस साइड अब कीटोनिक ग्रुप के उस साइड कितने ही आएंगे? बस ये 2 आएंगे। तो अब अगर मुझे पेंटेन 2 ऑन बनाना है तो मुझे कौन सा एसिड क्लोराइड लेना होगा? पेंटेन 3 ऑन बनाना है तो हम कहेंगे सर हमें प्रोपेनॉइल क्लोराइड लेना होगा। क्या लेना होगा? प्रोपेनॉइल क्लोराइड, मतलब CH3 CH2 COCl, ये लेना होगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? प्रोपेनॉइल क्लोराइड, क्या नाम होता है इसका? प्रोपेनॉइल क्लोराइड। क्लियर? इस प्रोपेनॉइल क्लोराइड की रिएक्शन हम इससे कराएंगे सर CH3 CH2 का होल ट्वाइस CD से कराएंगे। इसके भी कितने मॉलिक्यूल लेंगे? 2। इसके तो ये 2 ट्वाइस सही है, जो बनेगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ये सारी रिएक्शंस ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होती हैं, ठीक है ना? ड्राई ईथर
ठीक है, तो क्या बनेगा सर, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और फिर ये जो Cl है, ये Cl तो चले जाएगा CD के साथ, इसमें 2 Cl है, इसमें एक CD है, CD और 2 Cl मिलके फिर से क्या बन जाएगा उधर, CdCl2, और ये वाले 2 मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, CH2 CH3 ये होगा प्लस CdCl2। बोलो अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया, बहुत अच्छे। थोड़ा सा डिटेल, बस थोड़ा सा ध्यान चाहिए। अरे भाई मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूँ ध्यान यहाँ रख लो। तुम थोड़ा क्या होने लगते हो जब ये ज़्यादा होने लगता। अभी शुरुआत हुई है इसकी, अभी क्लास की सिर्फ शुरुआत हुई है, आपको समझ में भी आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है। लेकिन केमिस्ट्री की थोड़ी सी दिक्कतें ये हैं कि वो घंटे 1.5 घंटे के बाद प्रॉब्लम करने लगती है, ठीक है ना, मतलब घुसना बंद हो जाती है दिमाग में, समझ ना, यही समस्या। अभी देखना आप जब लास्ट तक जाएंगे हम लोग आज की रिएक्शंस करते करते, तो आप बार बार ये ड्राई ईथर, एसीटोन, कीटोन, प्रोपेनॉल, मिथेनॉल क्लोराइड, इथेनॉल क्लोराइड, ये सब सुन सुन के इतने पक जाएंगे कि आपका मन खराब हो जाएगा। आप कहेंगे बस हो गया, 1.5 घंटा काफ़ी हो गया, समझ गए ना। तो इसलिए ज़रूरी है, लेकिन अपने मन को बार बार समझाना है, समझ गए ना, बार बार उसको समझाना है। भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके चलिए करते हैं आगे, दूसरी रिएक्शन करें। हाँ, ड्राई ईथर क्या होता है, मतलब अब मैं ये क्या बताऊं, ये क्या होता है? अरे भाई मुझे पता ही नहीं है इस बारे में क्या होता है, ठीक है ना। एक बात समझो मेरे प्यारे, ड्राई ईथर जैसे अल्कोहल, जैसे फिनॉल, वैसे ईथर मैंने देखा नहीं है, ठीक है ना। अरे बच्चे मैं क्या कहूँ यार, ड्राई ईथर एक केमिकल होता है। ड्राई ईथर जैसे क्लोरोफॉर्म क्या है, ऐसे तो तुम मुझसे फिर सारी बातें पूछोगे, क्लोरोफॉर्म क्या होता है बता, तो फिर एथर भी ऐसा ही होता है। हाँ अच्छा, तो ये बोलो ना भाई, ईथर का केमिकल फॉर्मूला तो ये होता है, नहीं समझे, नहीं समझे। हाँ अच्छा, तुम यानी कि कुल, अच्छा सब ठीक ठीक, अब समझ में आया ना कि तुम क्या जानना चाह रहे हो। कहने का मतलब ये, तुम ईथर तो जान रहे हो ना, ईथर क्या होता है, ठीक। तो ड्राई ईथर क्या होता है मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, किसी भी कंपाउंड के आगे अगर ड्राई वर्ड लिखा है, इसका मतलब सूखा। सूखा मतलब क्या, उसके अंदर से जितनी भी नमी है वो सोख ली गई हो, उसके अंदर से वाटर कंटेंट निकाल लिया गया हो। क्लियर है ना। ये बच्चे ध्यान लगाओ जरा। अच्छा बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि दूध, जो प्योर दूध आप पीते हैं, बिल्कुल प्योर, अभी अभी मतलब आपने दूध निकाला है और उस दूध को आपने जो दूध आपको मिल्क मिल रहा है वो प्योर है आपके हाथ में, उसमें पानी है कि नहीं है? है, उसमें भी वाटर कंटेंट है, बस हम ये नहीं कहते उसमें पानी मिलाया गया है, उसमें नेचुरली वाटर कंटेंट मौजूद है। उस वाटर कंटेंट को खत्म करके उसको उसमें से निकाल कर, वाटर कंटेंट को अगर उसमें से निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? लैक्टिक एसिड, लैक्टोज बचेगा। समझ में आ रही बात ना? क्लियर है। तो लैक्टोज वाटर दोनों था, भी फिलहाल उसको हटा दिया तो क्या बचेगा? खाली लैक्टोज। लैक्टोज मतलब मिल्क पाउडर, समझ ना, देन ड्राई हो जाएगा बस वो, उसी को क्या कहेंगे? ड्राई मिल्क नहीं कहते, मिल्क पाउडर को ड्राई मिल्क भी कहते हैं, सूखा दूध, ठीक है ना। तो दूध को सुखाकर फिर उससे पाउडर नहीं बना लेना, क्या कहलाएगा? ड्राई मिल्क। तो वैसा ही ड्राई करें नहीं। अब और बात सुनो, बड़े काम की। हे बच्चे ध्यान लगाओ, तुम्हें मैंने कई बार बता ली ये बात। हे बच्चे ध्यान लगाओ इधर, बार बार कह रहा हूं। एनहाइड्रेशन, एनहाइड्रस और डिहाइड्रेटेड में फर्क होता है। एनहाइड्रस में चीजें सुखाकर, सिर्फ कैसे सुखाकर? कोई केमिकल प्रोसेस नहीं लगाकर, जनरली सनलाइट के प्रेजेंस में, धूप में या गर्माहट में कहीं रख देने पर सुखा देने से जो बनता है वो एनहाइड्रस होता है। मतलब इससे केवल वाटर का वो कंटेंट बाहर आता है, यानी वो कंटेंट हट जाता है जो कंटेंट वाटर का उसके साथ चिपका हुआ है, मींस मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही उसके साथ अटैच है। क्लियर? अभी वो H2O के साथ रिएक्ट करके अंदर घुला हुआ नहीं है, उसके साथ बस अटैच है, समझ गए। लेकिन अगर मैंने जो कंटेंट उसके अंदर है वाटर का, अंदर, वो अगर निकाल लिया तब वो डिहाइड्रेट हुआ एक तरीके से। समझ में आ रही बात? कोई डाउट तो नहीं? जैसे सपोज कर लीजिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आपके शरीर पर, आप अभी नहा धो करके, आप अभी नहा के बाहर निकले हैं और नहा के बाहर निकल के आप धूप में जब गए तो आपके शरीर पर, मान लीजिए आपने नहाने के बाद तौलिए से पहुंचा नहीं है और आप जाके धूप में खड़े हो गए, थोड़ी देर में आपके शरीर के ऊपर जो पानी पड़ा होगा वो क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा। दिस इज एनहाइड्रस। अब आपकी बॉडी क्या हो चुकी है? एनहाइड्रस, ड्राई। हम बोल देंगे ड्राई बॉडी है, बट डिहाइड्रेटेड बॉडी नहीं है।
डिहाइड्रेटेड कब होगी? जब इंटरनल वाटर, जो बॉडी के अंदर मौजूद वाटर है, जब वो रिमूव हो जाएगा। आप धूप में बैठे रहो, पसीने निकलते जाए निकलते जाए निकलते जाए, या किसी और कारण से, ठीक है ना, कोई और कारण है, ठीक है ना, उस कारण से आपके अंदर का जो पानी, इंटरनल वाटर जो है वो निकलता चला जाए, और आप पानी लो नहीं अंदर, फिर वापस पियो नहीं, तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती चली जाएगी। हाँ, ये एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ड्राई ईथर है तो उसको तो हमने पानी का पूरा कंटेंट निकाल दिया उसके अंदर से, पूरा कंटेंट। ये बिल्कुल वाटर का इसके अंदर कंटेंट मौजूद नहीं है। अब क्लियर है? तो ड्राई है। क्लियर है? अगर वाटर का कंटेंट मौजूद रहे अंदर लेकिन वो सूखा दिख रहा हो आपको, तब भी वो ड्राई नहीं है। मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात? ओके, चलो अभी बढ़ जाए क्या? और वैसे भी ये तो खाली एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए कि भाई ड्राई का मीनिंग क्या है, लेकिन आपको केमिस्ट्री में दो वर्ड का मतलब जरूर पता होना चाहिए, एनहाइड्रस का और डिहाइड्रेशन का। एनहाइड्रस का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा Na2CO3.10H2O, दिस इज हाइड्रेटेड सॉल्ट। Na2CO3.10H2O, दिस इज हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब मैंने इसको क्या कर दिया, धूप में ले जाके रखा, अब ये बन गया Na2CO3 केवल, तो इसका मतलब ये है एनहाइड्रस सॉल्ट। ये एज वेल एज ये ड्राई भी है। बोलो क्यों? ये एनहाइड्रस तो है ही है, ड्राई भी, लेकिन क्यों? क्योंकि जो बचा उसके अंदर वाटर कंटेंट है ही नहीं। Na2CO3 में कहां वाटर है? वो तो उसमें तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो वाटर कहां से आ गया? बोलो, बात समझ आ रही नहीं? वाटर होने के लिए हाइड्रोजन का होना जरूरी है ना, तो इसका मतलब वाटर कंटेंट उसमें है ही नहीं। तो एवरी मतलब इस तरह से ये एनहाइड्रस भी की कैटेगरी में भी आएगा, ड्राई की कैटेगरी में भी आएगा। बोलो क्लियर हो कि नहीं? लेकिन वो चीजें जिनके अंदर से हमने पानी अंदर से नहीं निकाला, केवल ऊपर ऊपर से सुखा दिया, तो वो एनहाइड्रस। जिनसे सब निचोड़ लिया, पूरा पानी निचोड़ लिया, डिहाइड्रेटेड। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे, आगे बढ़ता है, ठीक है ना? हाँ बच्चे, क्या ड्राई H2? ठीक है, तो पढ़ लो अब, है ना, मजाक से हट के पढ़ लो अब, है ना, ठीक है, चलो पढ़ते हैं, बढ़े आगे बच्चों। बहुत अच्छे भाई। नेक्स्ट सेकंड प्रिपरेशन का तरीका लिखिए, फ्रॉम नाइट्राइल्स, ठीक है ना, फ्रॉम नाइट्राइल्स। चलो नाइट्राइल्स, दूसरा मेथड, हम कीटोन बनाने जा रहे हैं बच्चों, किससे? फ्रॉम नाइट्राइल्स। ओके, बताइए क्या होगा? सबसे पहली बात, हम लोग नाइट्राइल का जनरल फॉर्मूला जानते हो तो पता है ना, क्या होता है? RCN। साइनाइड को ही कहा जाता है क्या? नाइट्राइल। तो हम इसमें क्या करेंगे? इसमें भी वही काम। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन, CH3CH2 MgBr की रिएक्शन CH3CN से करा दी, मान लो मैंने, ध्यान सुनिएगा, CH3CN से। बताओ, अगर तुम में से कोई भी मुझे बता दे यहाँ पर किसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, किसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव? सिंपल है, सब जानते हैं, डेल्टा नेगेटिव। अगर तुम में से कोई मुझे बता दे यहाँ किस पर पॉजिटिव, किस पर नेगेटिव? सर Mg के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, इधर डेल्टा नेगेटिव। बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत बढ़िया। अगर ये समझना ना ये कैसे आया है, हाँ ठीक। अब मैंने इसका अटैक कराया इस पर, जब ये इस पे अटैक करेगा तो इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड को तोड़कर अटैच हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़कर एडिशन होगा, एडिशन, अभी ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा और ये मॉलिक्यूल इसमें जाकर अटैच हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा। बोलो कैसे होगा? जो बनेगा, जरा सा दिमाग लगा दो ना यार, केमिस्ट्री भी मजे के साथ पढ़ा रहा हूं, है ना। CH3, बोलो ना क्या कहेंगे? CH3C डबल बॉन्ड N, बोलो C से कौन अटैच होगा? इस वाले C से कौन अटैच होगा? ये वाला CH2CH3। नहीं समझे? क्योंकि इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ। बोलो बात समझ में कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हो गया? ये CH2CH3 N के साथ क्या हो जाएगा? MgBr। बोलो इतने में कोई डाउट हो तो? पक्का? बहुत अच्छे। ये जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट को कहते हैं एडक्ट। क्या कहते हैं इसको? एडक्ट। एडक्ट मतलब एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट को कॉमन बनाकर क्या कर दिया? एडक्ट। क्या ऐसा कोई और वर्ड भी आप मुझे बता सकते हैं? जैसे एडिशन प्लस प्रोडक्ट मिलाकर एडक्ट, नहीं समझे? एडिशन प्लस प्रोडक्ट मतलब एडिशनल प्रोडक्ट को, एडिशन प्रोडक्ट को एडक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये जो बना है इसका नाम क्या है? एडिशन प्रोडक्ट है, या फिर इसी को क्या भी कह सकते हैं? एडक्ट। मैं कह रहा हूं ऐसा कोई और वर्ड भी बता सकते हो क्या? वर्ड पूछ रहा हूं, केमिकल नहीं, वर्ड कोई भी जो दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से ऐसे बना हो जैसे ये बना है। कोई जरूरी नहीं केमिस्ट्री में, कहीं भी बता दो, कोई भी वर्ड। वर्ड बोला है ना आप तो,
यार क्या करते हो तुम लोग यार। अरे बच्चे जब वर्ड बोला तो वर्ड कोई भी हो सकता है ना। हिंदी में क्या, हाँ ऐसे तो बहुत हो जाएंगे, हिंदी में तो बहुत मिलेंगे, ठीक है ना। हिंदी में तो पुष्पेंद्र भी हो जाएगा और ज्ञानेंद्र भी हो जाएगा, ठीक है ना, तो उससे नहीं मतलब है, ठीक है ना। हिंदी नहीं बताना। हाँ विरोशिका कैसे किसे बना है? अच्छा कुछ भी ठीक है भाई, ठीक है है ना। अरे इंग्लिश वर्ड बताओ ना भाई। कुछ नहीं भाई, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। हाँ कुछ भी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ अच्छा ये होता है, अच्छा हाँ हो सकता है, वो अब नया बना होगा, ठीक है ना, हाइब्रिड वर्ड हो गया। हाँ तो वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ आपसे, हाइब्रिड वर्ड जैसे होटल प्लस मोटर, होटल प्लस मोटर, मोटेल नहीं होता, मोटेल। मोटर का मो लिया और होटल का टेल लिया तो मोटेल बन गया, समझ में आ रही बात ना, मोटेल। और क्या, ठीक है मॉडल और भी हैं नहीं, बताओ। जैसे फ्रेचर, फ्रेंड प्लस टीचर, वो लोग जो आपके टीचर कम फ्रेंड होते हैं, मीन्स ऐसे आजकल ये नया वर्ड आ रहा है, जो टीचर आपको एज ए फ्रेंड पढ़ाता हो वो टीचर फ्रेचर। अब टीचर वर्ड धीरे धीरे एब्सोल्यूट मतलब खत्म हो जाएगा, देखना आने वाले टाइम में लोग कहेंगे हम टीचर से नहीं पढ़ते, हम फ्रेचर से पढ़ते हैं, समझ गए ना। तो फ्रेचर मतलब फ्रेंड प्लस टीचर, ऐसा टीचर जो फ्रेंड की तरह पढ़ाता हो तो उसको फ्रेचर कह सकते हैं, क्लियर है। स्टूडेंट, स्टूडेंट प्लस फ्रेंड, ये सब नए वर्ड हैं ना। अब तुम सोच रहे हो मैंने ऐसा क्यों लग रहा था, स्टूडेंट है ना, नहीं समझे तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा। मैं बहुत ऐसे एक नहीं बहुत सारे वर्ड हैं अभी आजकल, तो अब इन्हीं का तो चलन चल रहा है, नए वर्ड जो बना रहे हैं ना मिलके, वो दो चीजों के कॉम्बिनेशन से नए वर्ड बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। और इंग्लिश की डिक्शनरी एक ऐसी डिक्शनरी है जैसे यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, वैसे इंग्लिश डिक्शनरी के वर्ड भी लगातार बढ़ रहे हैं, समझ रहे हो ना। इंग्लिश डिक्शनरी डायनेमिक डिक्शनरी है, डायनेमिक, स्टैटिक नहीं है कि एक बार वर्ड्स बना लिए, सारी जितने वर्ड हमारी जिंदगी में है सब एक बार बन के खत्म हो गए, अब नए वर्ड का इन्वेंशन नहीं हो रहा है, वहां नए वर्ड आते रहते हैं, समझ गए ना। तो इंग्लिश डिक्शनरी में लगातार वर्ड बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना, बढ़ते हैं। अब बताओ ये क्या हो गया, एडिशन, बस छोड़ो, हो गया एडिशन प्रोडक्ट, है ना। तुम लोगों को कुछ अच्छा बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तुम गधे हो। क्या करेंगे, H3O प्लस के साथ रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोलिसिस, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड। अब इसकी क्या करा देंगे हम लोग, हाइड्रोलिसिस करा देंगे। हाइड्रोलिसिस कराने से सर क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस कराने से ये जो हाइड्रोलिसिस वाला प्रोडक्ट है ये यहाँ जाएगा, इसमें से O तो मिल जाएगा, इसको क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। बहुत ध्यान सुनना, H3O प्लस में से तीनों H किसको, नाइट्रोजन को, जो A कौन निकला वो किसको, C को, और जो Mg निकला है वो कहाँ गया, MgOH Br, नहीं समझे, क्या हो जाएगा, NH3 प्लस MgOH Br, नोट कर लीजिए, ठीक है ना, ये बनेगा, ठीक है। यानी कि इस केस में जो बना उसका नाम बताओ, अच्छा इसका नाम बताओ, ब्यूटेन 2 ऑन, 1 2 इधर से नहीं, 1 2 3 4, समझ गए ना। तो 2 पर क्या जुड़ा है, ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, ब्यूटेन 2 ऑन, क्लियर। ये हो गया आपका नाइट्राइल से। हे बच्चों ध्यान लगाओ, ठीक है। ये देखिए C6H5, यार अब तो कर लो, अगली वाली ये वाली रिएक्शन कंप्लीट करा दो मुझे, C6H5 MgBr, रौनक इधर ध्यान लगा लो, CH3 CH2 CN, बोलो इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनेगा, C6H5 MgBr प्लस CH3 CH2 CN, क्या बन जाएगा, नहीं पहले अभी क्या बनेगा, अभी एडिशन प्रोडक्ट, पूरी रिएक्शन बताओ। अगर तुमने ऐसे किया, ये बनेगा बच्चों CH3 CH2 C,
डबल बॉन्ड N के साथ क्या MgBr, और इसी के साथ क्या, इस वाले C के साथ C6H5, C6H5। हाँ, बेंजीन लिंक वाला ही C6H5। इसका नाम कोई बताएगा मुझे? शुभम तुम मुझे इसका नाम बता दो, बहुत खुश हो जाऊंगा मैं। C6H5 MgBr। डरो मत, आता है, पता है, लेकिन तुम बस किसी को ये कह दो, है ना, किसी को बस ये कह दो, अगर तुम ये बता दो आधा तो वो यहीं मर लेता है। नहीं समझे? मैं मजाक नहीं कर रहा, ये इसको कहते साइकोलॉजिकल प्रेशर। साइकोलॉजिकल प्रेशर किसी पे डालना हो ना, तो पहले उसको थोड़ी सी 2-4 इधर उधर की भूमिका बनाओ उसके सामने, और फिर क्या करो, थोड़ी भूमिका बना के, मतलब थोड़ा बेस बना के उसको कह दो अच्छा बता दो, आ जाओ, आधा यहीं खत्म। तो बोलो ना यार, डर क्यों रहे? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। उसकी रिएक्शन करेंगे किसके साथ? इसका नाम बताओ मुन्ना, इसका नाम बताओ। CH3 CH2 CN। निशा तुम बताओ, निशा इसका नाम। प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, इससे रिएक्शन कराएंगे, ये बन गया आपका। अब इसकी क्या कराएंगे बोलो ना? हाइड्रोलिसिस। बताइए इसकी हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा? HCO+। तो हम बोलेंगे सर इसको तो मिल जाएगा O, मतलब आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा C6H5 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या यहाँ पर CH2 CH3। क्या आप मुझे इसका नाम बता सकते हैं? क्या आप मुझे इसका नाम बता सकते हैं? बहुत पिटाई करूंगा, बहुत ज्यादा, है ना, गधे। खुद बोल रहे हैं कि ये फिनाइल है और फिर बोल रहे हैं नॉनेन है। कहां से नॉनेन आ गया? फिनाइल वाली चेन को तुम चेन में काउंट कर रहे हो। कितना अजीब सी बातें करने लगते हैं कभी कभी, है ना। बोलो, इसका नाम हो जाएगा, हाँ, या तो कहें क्या, 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। क्या नाम होगा? अरे ये ऐसा है बच्चे, ये बना है, यहां ध्यान लगाओ, ये ऐसा बना है, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। जब बेंजीन रिंग के बाहर, जब बेंजीन रिंग के बाहर सफिक्स आता है या फंक्शनल ग्रुप आता है, तो फिर इसको एज ए प्रेफिक्स लेते हैं। तो क्या नाम बनेगा इसका? 1 फिनाइल प्रोपेनॉन, 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। बाहर वाली 3 कार्बन की चेन को क्या कहेंगे? प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। और इस वाले को क्या कहेंगे? 1 फिनाइल। तो 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। बोलो बात समझ में कि नहीं? और इसी का कॉमन नेम होता है प्रोपियोफिनॉन, प्रोपियोफिनॉन। जैसे एसिटोफिनॉन होता है ना, बोलो एसिटोफिनॉन क्या होता है? बस यहाँ ये CH2 ना होता, बस ये CH2 ना होता, बेंजीन रिंग के ऊपर COCH3, तो एसिटोफिनॉन। क्यों भाई एसिटोफिनॉन? क्योंकि सर 2 कार्बन का एसिटो और ये फिनॉन, इसके कारण फिनॉन, एसिटोफिनॉन। समझ में आ रही बात ना? और ये अभी क्या, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपियोफिनॉन। वैसे आप प्रोपियोफिनॉन को याद करो, ज्यादा जरूरी है कि आपको यूपीएससी नेम आता हो। ये तो रूलिंग पढ़ी है यार, काहे लिए इसमें कंफ्यूज हो जाते हो गया, बढ़ जाएगा अब। चलो नेक्स्ट वाली, सॉरी, तीसरा तरीका लिखिए, फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। लिखिए तीसरे हम कैसे बना सकते हैं? अभी तक हमने किस किस से बनाया? एसिड क्लोराइड से कीटोन बनाया नहीं, है ना। अभी हमने किससे बनाया? बार बार कह रहा हूं, एसिड क्लोराइड से और नाइट्राइल से। तीसरा हमारा है, या तो हम बेंजीन से बनाएंगे या तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से बनाएंगे। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन किसे कहते हैं? हाँ चलो छोड़ो, तुम लोग चक्कर ना पड़ो ज्यादा। ये बताओ ये क्या है? ये क्या है? तीसरा, फ्रॉम बेंजीन। हम बेंजीन से बना रहे हैं कीटोन, ठीक है ना। चलिए जी, कैसे करेंगे? अगर तुम्हें मैं कह दूं, ये सही मायनों में ये भी कह सकते हो कि हम एसिड क्लोराइड से बना रहे हैं क्या? कीटोन। कैसे? क्या बेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं पढ़ा आपने? बेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कैसी रिएक्शन है? एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूशन बाय एलिमिनेशन? बोलो। सब्स्टिट्यूशन। अरे नाम में ही है फ्रीडल क्राफ्ट। एसाइलेशन मतलब कैसी? सब्स्टिट्यूशन। कौन सा पार्ट किसको सब्स्टिट्यूट करेगा? क्या हुआ? है ना, कौन सा पार्ट किसको सब्स्टिट्यूट करेगा? COCH3 वाला पार्ट हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। जो हाइड्रोजन वहां से निकलेगा वो Cl के साथ मिलकर क्या बन जाएगा? HCl। समझ रहे हो ना? हाँ नहीं, कैसे बातें कर रहे हो यार? COCH3 वाला पार्ट हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, तो फिर Cl किसके साथ चला जाएगा? H के साथ। क्या बन जाएगा? HCl। नहीं समझे? तो ये हो गया आपका बेंजीन प्लस CH3CO
Cl या RCOCl, छोड़ो, किसके साथ रिएक्शन करा दूंगा इसकी, RCOCl। क्या करेगा ये, इस बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। बोलो क्या बना लेगा, क्या बना लेगा, बोलेंगे सर ये बना लेगा COR। बोलो कोई डाउट हो तो। अरे यार समझ नहीं पा रहे हो तो मुझे बता दो, मैं इसको कई कई रास्ते हैं बताने के, समझ में आ रहा है ना ये, ठीक है। अब इसके बाद क्या बनेगा साइड में, HCl, बोलो हो गया खत्म। अब इसका मतलब है, और बनाइए, देखिए बताओ इसका फॉर्मूला, नाम बताओ इसका, सॉरी क्या नाम है, बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कराइए, CH3 CH2 COCl, इसका नाम बताओ, प्रोपेनॉइल क्लोराइड, इसके साथ कराओ, क्या बन जाएगा सर, ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, हाइड्रोजन को ये सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो कहां से अटैच होगा, ये वाला पार्ट अटैच होगा, COCH2CH3, ठीक है ना। एनहाइड्रस पता नहीं क्या पहले से, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ही तो है ये, बेंजीन का क्या है ये, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या होता है बताओ, रिएजेंट क्या यूज किया जाता है, एनहाइड्रस AlCl3, भूले तो नहीं हो, बहुत अच्छे। तो ये यहाँ पर हमने एक प्रोडक्ट ले लिया क्या, सॉरी एक रिएजेंट ले लिया क्या, एनहाइड्रस AlCl3, ये बनेगा बच्चों CH2CH3, प्रोपियोफिनॉन, फिर से वही प्रोपियोफिनॉन, क्लियर है, नोट कर लो, प्रोपियोफिनॉन। इशिता क्या हुआ है, बेंजीन रिंग के साथ, ये लड़की यार टेंशन में आ गई है, इतना क्यों मनाते हो सब चीज़ों को, पहले तो खूब जो है ना थकेंगे, अपनी पढ़ाई पे इम्पैक्ट ना पड़े, ये होना चाहिए। बोलो ये क्या है, नहीं अरे यार मैं गलत कर रहा हूँ, हाँ ये बताओ COCl, एक मैंने लिया, बताओ एक लिया क्या, एसिड क्लोराइड, और एक लिया क्या, बेंजीन रिंग। ऐसा करने पर क्या बनेगा, वेरी गुड, डाइफिनाइल नहीं कहते उसको, डाइफिनाइल नहीं होता वो, कैसी बातें करो, बीच में CO नहीं रहेगा, डाइफिनाइल होता है जब दोनों बेंजीन रिंग बस डायरेक्टली अटैच होती है, उसको डाइफिनाइल कहते हैं। क्या बनेगा, नहीं गलत गलत गलत, क्या बनेगा, अरे यार डाइफिनोन नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं, बेंजोफिनोन। अगर होता COCH3 ऊपर तब होता एसिटोफिनॉन, तो अभी क्या बनेगा ये बच्चों, मेरे प्यारो यार कसम से तुम लोग तो बहुत बेकार बच्चे हो, अरे यही होगा ना, क्या नाम हो गया इसका, बेंजोफिनॉन, क्या नाम हो गया, बेंजोफिनॉन, ठीक है, प्लस साथ में क्या बनेगा, HCl, सब में लिख देना, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, एनहाइड्रस AlCl3, खत्म कहानी, ठीक है ना। एक और बची बस लास्ट रिएक्शन, ठीक है ना, जल्दी से उसको कर लो तो प्रिपरेशन खत्म हो जाएंगी, ठीक है। सौम्या समझ में आ रहा तुम्हें, पक्का, बहुत अच्छे। मोइन ना लिख रहे हो ना पढ़ रहे हो ना समझ रहे हो, है ना, मान नहीं रहो लेकिन मेरी बात, लगातार तुम्हारे पास पता नहीं कौन सी, मतलब जब पढ़ने का टाइम आया तो तुम बैक मार रहे हो, है ना, अब पढ़ने का समय आया तो अब बर्बादी की तरफ जा रहे हो आप। ध्यान से काम करो, पढ़ाई करो मजे लेकर, मतलब ये नहीं कि बातें करके मजे करो, पढ़ाई करके मजे करो ना, पढ़ाई को एंजॉय कर लो ना, क्या दिक्कत है, हो गया। साइड प्रोडक्ट हमेशा HCl बनेगा, यहाँ भी HCl बनेगा, जरूरत नहीं है, कोई लिख देंगे तो भी ठीक, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक, समझ गए। चलो नेक्स्ट देखो, फ्रॉम फिनाइल ईस्टर, है ना, फ्रॉम फिनाइल ईस्टर। अब देखो कितना अजीब सा नाम है, अगर यही तुम मुझे बता दो फिनाइल ईस्टर, तो कोई भी ईस्टर जिसमें क्या हो, बोलो ना बच्चों, फिनाइल हो, कोई भी ईस्टर जिसमें फिनाइल हो। अब भैया कोई भी ईस्टर मतलब ईस्टर का फॉर्मूला RCOOR डैश, यही तो होता है, बहुत बढ़िया। तो एक तो फिनाइल ही हो गया, तो एक तो आपके पास हो गया फिनाइल, ठीक है, फिनाइल ईस्टर। अब इसको ईस्टर बनाना है तो क्या होना चाहिए, RC डबल बॉन्ड O फिर R डैश, तो एक R डैश तो ये हो गया। अब मैंने कहा ये O फिर ये COCH3, आपको डाउट तो नहीं आ रहा है, ध्यान सुनिए, RCOOR डैश, नहीं समझे, पक्का नहीं होगा, कारण क्योंकि C डबल बॉन्ड O यहां है और ये बीच में O है,
तो इसको अब R पढ़ा जाएगा। नहीं समझे? ये वाला C किससे अटैच है? ये वाला C इससे अटैच नहीं है, ये वाला C इससे अटैच है। तो ये जो मतलब कार्बोनिल वाला कार्बन जो था, कार्बोनिल कार्बन, मैंने इसीलिए तो हमेशा क्या बताया कि इस्टर में छोटा बड़ा नहीं देखा जाता चेन, इस्टर में हमेशा देखा जाता है कि RCOO को पहले और R डैश को बाद में, उसको एल्किल माना जाता है। तो मानेंगे तो अभी भी हम इसको फिनाइल एल्किल इसको ही बोलेंगे, समझ लो ना। इस्टर का नाम क्या होता है? एल्किल एल्केनोएट, नाम बताओ उसका क्या होगा? फिनाइल इथेनोएट, फिनाइल इथेनोएट। नहीं समझे? पक्का? क्या दिक्कत है? RCOO R डैश ये पढ़ा है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ से कट मारेंगे, ये कहलाता है एल्केनोएट और ये कहलाता है एल्किल। क्लियर? अभी भी मैंने यहाँ से कट मारा तो ये क्या हो गया? ये इसके सॉरी RCO R डैश है ना, क्या चीज? हाँ सही तो है, हाँ सही है, सही है। तो ये क्या हो गया? ये वाला टर्म ये हो गया R डैश, ये हो गया R और ये बीच में क्या हो गया? CO। तो RCOO R डैश, तो ये हो गया एल्किल, एल्किल मतलब फिनाइल, फिनाइल। और ये दो कार्बन का है एल्केनोएट मतलब इथेनोएट, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? फिनाइल इथेनोएट। फिनाइल एसीटेट भी कह सकते हैं, फिनाइल एसीटेट या फिनाइल इथेनोएट। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, क्लियर हो रहा है? अच्छा, ये सर कहां से तोड़ते हैं RCO? मेरे प्यारे, ये जो कार्बोनिल कार्बन है ना, इसके और इसके बीच में एक O आता है, कार्बोनिल कार्बन, और इस कार्बन का डायरेक्टली अटैचमेंट नहीं होता। नहीं समझे? ये जो RC ये वाला C है ना, कार्बोनिल कार्बन है जिसके साथ C डबल बॉन्ड O है, वो वाला C इस वाले C से अटैच नहीं है, ये वाला C इस C के साथ अटैच है। क्यों? क्योंकि सर इनके बीच में तो कौन आ गया? एक O आ गया है, ठीक है ना। जैसे ये वाला O आया है, दोनों के बीच में है वो। क्लियर है? तो इस वाले को RCOO माना जाता है। क्लियर है ना? बहुत अच्छे। अब इसकी रिएक्शन हमने कराई किसके साथ? ध्यान दीजिएगा, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है ना। When phenyl ester on heating with anhydrous AlCl3 in the presence of carbon disulfide as solvent undergoes rearrangement। वाह भाई वाह, गजब। देखिएगा, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, देखिएगा एनहाइड्रस AlCl3 कार्बन डाइसल्फाइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो जाती है। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है? कि ये एक दूसरे को रीअरेंज कर लेते हैं। किस तरह से रीअरेंज करते हैं? आप ध्यान सुनिएगा, बहुत काम की बात बता रहा हूं। जहां पर ये आपका एल्केनोएट वाला पार्ट जुड़ा है, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन, जहां पर ये जुड़ा है, या तो इसका या तो इसका। नहीं समझे? ठीक है, इस कार्बन का हाइड्रोजन या फिर इस कार्बन का हाइड्रोजन इस O के साथ चला जाता है, और ये जो बचा हुआ पार्ट होता है ये उसकी जगह आ जाता है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट, केवल ये एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? रीअरेंज। कैसे रीअरेंज किया? ये H उठकर यहां चला गया और ये COCH3 उठकर यहां आ गया, सिर्फ सीट एक्सचेंज हुई है, रीअरेंजमेंट हुआ है बस। समझ में आ रही बात? तो बोलो क्या बना यहां पर? COCH3। अब बता दो, इसका नाम समझ में आ ही रहा होगा। अब ये क्या बन चुका है? कीटोन बन चुका है। क्या बन गया? कीटोन। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। एक तो ये बनेगा, और एक सर रीअरेंजमेंट क्या भी हो सकता है? ऑर्थो पे जरूरी है क्या? नहीं, ऑर्थो के साथ पैरा पे भी हो सकता है। तो सर ये वाला तो यहाँ पर ये तो हो गया क्या? OH। इसके जस्ट अगेंस्ट में यहाँ क्या आ गया? COCH3। दोनों पॉसिबल है। समझ में आ रही बात ना? बताओ पहले वाले का नाम ऑर्थो, हाँ 2 हाइड्रोक्सी कह लो या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी। बात है, वेरी गुड। 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। अब है ये एसिटोफिनोन, 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ये 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। समझ गए? कोई डाउट है इसमें? नहीं। अब दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। दिस रिएक्शन, चलो है नहीं अब पता नहीं, ठीक है ना। दिस रिएक्शन इज नोन एज, भाई मुझे मेरे सामने आ जाती है, मैं पढ़ा देता हूँ बस, मुझे इतना पता। दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज वाला FRIES वाला है फ्राइज, ठीक है ना। हाँ, दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ, इस कार्बन के साथ आपको पता है बेंजीन रिंग में हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होता है, पता है। तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन यहाँ, सॉरी यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन यहाँ था वो हाइड्रोजन गया, उसने कहा तुम यहाँ, यार तुम, इससे कहा
तुम मेरी जगह आ जाओ यार, मैं तुम्हारी जगह चला जाऊं, जैसे तुम लोग डेली करते हो आकर। क्लियर है ना? तो बस ये यहाँ से उठ के यहाँ चला गया और ये यहाँ से उठ के यहाँ गया। अपोजिट नहीं, दो पोजीशन से नहीं, वो बात समझिएगा, यानी दोनों पॉसिबल है। मैंने बोल दिया कि जस्ट बगल वाले से, लेकिन जस्ट बगल वाले से या मतलब कुल मिला के ऑर्थो और पैरा दो पोजीशन ऐसी हैं जहां से बगल के, मेरा मतलब था ये भी या ये भी, और इसके जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, बस ये नहीं होगा, इनसे इसका रीअरेंजमेंट नहीं होगा। समझ गए ना? तुम अपनी सीट एक्सचेंज कर सकते हो मोइन से भी, और तुम अपनी सीट एक्सचेंज कर सकते हो शुभम से भी, लेकिन भाई इन दो के अलावा तुम्हारा और कोई पॉसिबल नहीं है। मैंने मान लो ऐसे कुछ कहा, समझ में आई बात ना? बहुत अच्छे। तो क्या बोला? फ्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक है, हो गया, इतने तक में कोई डाउट है? सारी एल्डिहाइड और कीटोन की जितनी प्रिपरेशन हो सकती थी बढ़ाकर, मान लो जितनी आपके सिलेबस में उससे भी बढ़कर सारी मैंने करा दी है। इसके बियॉन्ड एक भी नहीं आएगा। अगर प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो इससे बियॉन्ड नहीं आएगा। अब आते हैं किस पर? फिजिकल प्रॉपर्टीज। हेडिंग से फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, नई कहानी शुरू। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन हमेशा हमने ऐसे ही पढ़ा है, पहले प्रिपरेशन फिर प्रॉपर्टीज, वो भी कौन सी? पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब कान खोल कर बैठ जाइएगा, जितना प्रिपरेशन से अगर एक क्वेश्चन आएगा तो यहां से दो क्वेश्चन आएंगे, ये समझ लीजिए। प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। याद करो, मैंने अल्कोहल फिनोल इथेनॉल में भी बड़ा ध्यान दे के बताया, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। व्हाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं ना। तो इसलिए ये कहां पे होते ज्यादातर ये वाले क्वेश्चन? व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस कंपाउंड इज ग्रेटर देन दिस कंपाउंड, ये कहां होते हैं? सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में होते हैं। तो इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बहुत फोकस होकर समझा करो उसको। हालांकि इसकी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी अल्कोहल फिनोल इधर, उसकी बहुत ज्यादा थी। उसमें प्रॉब्लम कहां से आई थी? उसमें प्रॉब्लम आ गई थी फिनोल के जितने भी सब्स्टिट्यूटेड फिनोल होते हैं। और मैंने अभी तुमसे 2 मिनट पहले पूछा था कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब क्या होता है। जैसे फिनोल का सब्स्टिट्यूटेड फिनोल मतलब कि फिनोल में कोई एक हाइड्रोजन किसी दूसरे चीज से क्या हो रखा हो? सब्स्टिट्यूट। जैसे नाइट्रोफिनोल में हाइड्रोजन किससे सब्स्टिट्यूट हो गया? नाइट्रो ग्रुप से, NO2 ग्रुप से। और मैंने कहा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मतलब जैसे बेंजीन को Cl से सब्स्टिट्यूट करा दो, क्या बेंजीन का कोई हाइड्रोजन, बेंजीन रिंग का कोई हाइड्रोजन हम Cl से सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं? बेंजीन का कोई भी हाइड्रोजन क्या हम Cl से सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। बन सकता है क्या? क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? क्या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं बताया? डायरेक्ट हेलोजिनेशन, न्यूक्लियर हेलोजिनेशन नहीं बताया? यार क्या बातें कर रहे हो? न्यूक्लियर हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन नहीं बताया भाई? न्यूक्लियर हेलोजिनेशन भी तो होता है, नहीं समझे? एक होता है Cl2 की रिएक्शन, Cl2 की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है बोलो? इसमें साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव बनता है, साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। और एक होता है Cl2 की रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 था या ZnCl2 था, क्या था? पक्का? अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, आप देख लेना, पर है। डायरेक्ट हेलोजिनेशन भी होता है बच्चे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? समझ रहे हो ना? तो डायरेक्ट हेलोजिनेशन हो जाएगा और उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन कहां से हटेगा? बेंजीन रिंग से हटेगा और बनेगा क्या? क्लोरोबेंजीन। समझ गए ना? और HCl बनेगा साथ में। वेरी गुड, क्लियर है? बहुत अच्छे। थोड़ा दिमाग से पढ़ो यार, पीछे की कोई भी बात पूछो एकदम से घबराने लगते हो कि पता नहीं क्या पूछ लिया, है ना? हाँ, ये भी बात सच है कि जबरदस्ती नहीं कहना है कि हाँ बन जाएगा, क्योंकि लगेगा बहुत बार कि ये बन जाएगा, तब बनेगा। कई बार ऐसा भी होगा कि आपको लगेगा बनेगा लेकिन नहीं बनेगा, ठीक है ना? ठीक, चलो तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पाओ। वहां क्या था? अच्छा, जैसे नाइट्रोफिनोल, पता लगा हमने फिनोल की कंपैरिजन किया किसके साथ? नाइट्रोफिनोल। अब उसमें भी बीमारी आ गई क्या कि नाइट्रोफिनोल भी 3 होते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा। तो फिर उनमें कंपैरिजन करने घुस गए हम कि बताओ ऑर्थो में कौन ज्यादा होगा, ऑर्थो मेटा पैरा में क्या ऑर्डर होगा। फिर उसके बाद सर नाइट्रोफिनोल को किनारे किया, एमिनोफिनोल आ गया, फिर सर एनिसोल आ गया। समझ रहे हो ना मेरी बात? सब दुनिया भर की बीमारियां आ गई थी, ठीक है ना? हाँ सॉरी, क्रिसोल आया था, रिसोल नहीं, क्रिसोल आ गया था, ठीक है ना? तो क्रिसोल में हमने फिर वो किया, और ऐसे बहुत से किए। पहले तो सबसे पहले तो हमने अल्कोहल का और वाटर का किया, फिर हमने सर अल्कोहल का और फिनोल का किया, फिर हमने फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ का काफी ज्यादा लोगों के साथ किया। हाँ ठीक है ना? हाँ जी, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? बहुत अच्छे। तो आप ध्यान लगाओ यहाँ, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है यहाँ, इतनी फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं जितनी अल्कोहल फिनोल में थी, ठीक है? तो लिखिए पहला बॉइलिंग पॉइंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में पहला एल्डिहाइड, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, सबसे पहली प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है? लिखो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन
द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स are higher than those of non-polar compound, higher than those of non-polar compound. Higher than those of non-polar compound. अच्छा बताओ, एल्डिहाइड या कीटोन एक पोलर कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा नहीं करेगा? करेगा। क्यों करेगा सर? CH3 CH2 CHO में, या समझ लीजिए RCHO में, R जो पीछे पड़ा है बल्कि ग्रुप, R जो पड़ा है वो क्या करेगा? प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी ऑक्सीजन के ऊपर। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का नेगेटिव, ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव होता चल जाएगा और कार्बन डेल्टा पॉजिटिव होता चल जाएगा। समझ रहे हो ना? बहुत अच्छे। सिमिलरली कीटोन में सर RCOR- होता है, इधर से भी एल्किल ग्रुप डाइपोल मोमेंट लगाएगा, इधर से भी डाइपोल मोमेंट लगाएगा, CO उस पर भी वहां पर। तो ये डाइपोल नेचर, ये पोलर नेचर शो करते हैं। बहुत ज़्यादा पोलर नहीं होते, लेकिन ये भी बता रहा हूँ कि मतलब इतने पोलर नहीं है कि बहुत लिमिट से ज़्यादा पोलर हो गए, लेकिन ये पोलर हैं। अब ये पोलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन जो होंगे, जैसे 6 कार्बन का एल्डिहाइड और 6 कार्बन का हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन लें तो हाइड्रोकार्बन तो बिल्कुल नॉन पोलर होता है ना। हेक्सेन और हेक्सेनल में, हेक्सेन और हेक्सेनल में कौन ज़्यादा पोलर? हेक्सेनल। हेक्सेन तो होता ही नहीं पोलर। हेक्सेन कहाँ होता पोलर? क्योंकि हेक्सेन में तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड एलिमेंट है ही नहीं ना। तो पोलैरिटी लाने के लिए जरूरी होता है कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है एल्डिहाइड में? ऑक्सीजन। तो वहां पोलर हो सकता है लेकिन हेक्सेन नहीं होता। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात, अगर ये पोलर है, अगर एल्डिहाइड या कीटोन पोलर होता है तो पोलर होने की वजह से इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन देखने को मिलने लगता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, बार बार कह रहा हूं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जरूरी क्या है कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसके जस्ट बगल में कोई हाइड्रोजन होना चाहिए। लेकिन वो जो हाइड्रोजन होते हैं वो उसके साथ साथ नहीं होते, वो अटैच होते हैं कार्बन के साथ, और वो रहते हैं रिंग में बाहर बाहर, मतलब चेन में बाहर की तरफ होते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, लेकिन क्या होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कैसे होता है सर? ये जो मैंने C डबल बॉन्ड O है, उसमें C के ऊपर आ गया क्या? डेल्टा पॉजिटिव, O के ऊपर क्या आ गया? क्या? डेल्टा नेगेटिव। तो एक मॉलिक्यूल का O डेल्टा नेगेटिव और दूसरे मॉलिक्यूल का C डेल्टा पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बनाने लगते हैं। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? इस तरह के इंटरेक्शन को डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहा जाता है, या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कहा जाता है। बोलो बात समझ में आ रही है? पक्का? अब इसकी पोलर नेचर के कारण इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो जाता है। किसके बीच में? एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में। इसलिए वो अपने करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से ज्यादा बॉन्डेड हो जाता है। बॉन्डेड, और जितना ज्यादा कोई चीज बॉन्डेड हो, जितनी ज्यादा क्लोजर हो, जितनी ज्यादा बंधी हो एक दूसरे के साथ, उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर हो गया? कोई डाउट है? नहीं? बहुत बढ़िया। लिखिए, अगर मैं पूछूं अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज्यादा होता है कि नहीं? वाटर से ज्यादा होता है, समझिए ना। हालांकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि नहीं? होती है। वाटर में भी होती है और अल्कोहल में भी होती है, पता है कि नहीं ये बात आपको? लेकिन चूंकि उसका मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ जाता है ना, समझ गए? H2O तो छोटा सा H2O और OH बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना? समझ गए? ओके, चलो लिखो। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर देन दोज ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड्स। ब्रैकेट में लिख लीजिए हाइड्रोकार्बन्स। सबसे ज्यादा पूरे चैप्टर का दिमाग लगा के पढ़ने वाला जो मतलब पार्ट होता है ना, वो ये होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। बाकी सब में तो आपको यही लगने लगता है यार ठीक है इसको याद कर लेंगे, हो जाएगा, समझ में भी आ गया, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें समझना, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है ना? क्या लिखा? कंपाउंड हाइड्रोकार्बन एंड वीकली पोलर कंपाउंड्स। इसी में ये भी लिखिए, एंड वीकली पोलर कंपाउंड्स, मतलब पोलर कंपाउंड्स एंड वीकली पोलर कंपाउंड। ब्रैकेट में लिखेगा ईथर of comparable molecular mass, ether of comparable molecular mass। समझ गए? of comparable molecular mass। क्लियर? ध्यान सुनिएगा। सबसे पहली बात, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा ब्यूटेन। अच्छा, पहली बात कुल मिला के अगर मैं आपसे कहूं किसी एल्डिहाइड या कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अपने लगभग बराबर मास रखने वाले ईथर से ज्यादा होगा या कम होगा?
तो जवाब आएगा ज़्यादा होगा। समझ गए ना, मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ईथर की बात कर रहा हूँ, ईथर की। किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन का अपने लगभग बराबर, मतलब कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, अपने आसपास का मॉलिक्यूलर मास रखने वाले ईथर से ज़्यादा होता है। क्लियर? अभी रीजनिंग भी लिख देंगे, वो भी अभी बस लिख देना, ड्यू टू, चलो लिख ही दो ना, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन in aldehyde and ketone, due to intermolecular dipole dipole attraction in aldehydes and ketones। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूं किसी हाइड्रोकार्बन मींस किसी एल्केन या एल्कीन या एल्काइन का बॉइलिंग पॉइंट लगभग अपने ही बराबर मास रखने वाले एल्डिहाइड और कीटोन से कम होता है। सही है गलत? सही है, समझ रहे हो ना? बहुत अच्छे। जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूटेन देखिए, CH3 CH2 CH2 CH3, क्या है ये? ब्यूटेन। मोलर मास बताओ इसका जल्दी से, तब तक मैं और लिख रहा हूँ, आप पहले इसका मोलर मास निकालो जल्दी से, ठीक है ना? ब्यूटेन, फिर CH3O CH2 CH3, ठीक है ना? ये इसका निकालो, और फिर CH3 CH2 CHO, ठीक है? इसका बताओ कितना आया? 58। इसका कितना आया? 60। इसका कितना आया? 60। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? सबका मोलर मास, ये मैंने क्या लिखा है यहाँ? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? बॉइलिंग पॉइंट बता रहा हूँ, पहले तो आप खुद सोच कर बताओ, क्या ये लगभग कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास रखते हैं? क्या तीनों का मॉलिक्यूलर मास? यानी बार बार मैं किस पे जोर दे रहा हूँ, ध्यान रखना, इसलिए मैंने वहां बड़ा जोर देके बोला कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास मीन्स करस्पॉन्डिंग नहीं। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है पता है? सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर मैंने ये 4 कार्बन का लिया तो फिर इसको भी 4 का लेना चाहिए था मुझे, अगर करस्पॉन्डिंग होता तो। करस्पॉन्डिंग समझ गए ना? लेकिन करस्पॉन्डिंग पे बात नहीं चल रही है, बात चल रही है कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास रखने वाले ईथर और एल्डिहाइड को कंपेयर करोगे तो पक्का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा किसका होगा? एल्डिहाइड का होगा। समझ गए ना? उतना ही मोलर मास रखने वाले 2 कीटोन और ईथर में कंपेरिजन करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? कीटोन का ज्यादा होगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत अच्छे। तो इसका सबका मॉलिक्यूलर मास लगभग सेम है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट मैं बता रहा हूँ। तो ब्यूटेन का होता है 273, ठीक है ना? ईथर का होता है 281 और इसका होता है कितना? 322। अब देखिए, आप समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया? बहुत अच्छे। पहली बात, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा किसका? ईथर का। ईथर से ज्यादा किसका? एल्डिहाइड का। कोई डाउट तो नहीं इसमें? अब क्लियर है? बहुत अच्छे। क्या बचे? किसका? हाँ, रीजन तो इसमें लग रहा है ना, डायपोलर। अच्छा, ईथर में कह रहे हो? नहीं होता है ना, ईथर में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन देखने को नहीं मिलता। कारण बोलो, कारण सर ROR होता है ना, ROR। क्लियर है? तो यहां से क्या होगा? यहां ध्यान लगाओ, ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका ये कैसा आएगा? इधर, और ये कैसा आएगा? इधर। क्लियर है? हालांकि ऐसे नहीं होता, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, नहीं समझे? R। क्लियर है? अभी क्लियर है? इस पे क्या जाएगा? ये, और इस पे क्या जाएगा? ये। लेकिन इतना कम, इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता। यहाँ क्या होता है? C डबल बॉन्ड O में यहाँ आने लगता है ऐसे, क्योंकि उसके लोन पेयर भी उधर की तरफ ही होंगे। समझ रहे हो ना बात को? तो मतलब कुल मिला जुलाकर ईथर में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन देखने को नहीं मिलता है, एल्डिहाइड और कीटोन में देखने को मिलता है। पहली बात। दूसरी बात, ईथर का अच्छा, ये दोनों लगभग सेम मॉलिक्यूलर मास के हैं, ठीक है ना? इसमें थोड़ा कंपेयर करने, अगर ईथर का क्यों ज्यादा होता है हाइड्रोकार्बन से, तो इसका मॉलिक्यूलर मास थोड़ा ज्यादा हो जाता है उससे, ठीक है ना? अगर आप बनाओगे भी तो, ठीक है ना? हाँ बच्चे बोलो, कितना? 358? इसका 58 है? नहीं यार, क्या बात कर रहे हो? ये दोनों तो एक दूसरे के आइसोमर है यार, नहीं है क्या? नहीं, अच्छा नहीं, आइसोमर नहीं है, हो ही नहीं सकते, क्योंकि ईथर का आइसोमर कौन होता है? अल्कोहल। हाँ भाई, तुम लोग यार क्या कर रहे हो यार, ऐसा ना करो। ये 58 आएगा, सही है। क्लियर है? अभी कोई डाउट है? बढ़ जाते हैं आगे, ठीक है? सेकंड पॉइंट डालिए बस। नहीं, सेकंड पॉइंट, अब इसी में अगला बुलेट पॉइंट बना के डालिए। बॉइलिंग पॉइंट को पहले मैंने नॉर्मली बता दिया, अब इसका एक बुलेट पॉइंट बना के लिखिए। अमंग आइसोमेरिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, अमंग आइसोमेरिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, अमंग
बताओ अच्छा, किस किस के बीच में कौन कौन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं? अल्कोहल और ईथर, सही है गलत? हाँ, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, पता है ना? तो इसने यही कहा कि अमंग आइसोमेरिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब अगर दो, एक एल्डिहाइड बना है कीटोन, और वो दोनों एक दूसरे के आइसोमर हों, आइसोमर कब होंगे? जब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं प्रोपेनल का आइसोमर बताओ, प्रोपेनल का फंक्शनल आइसोमर्स बताओ, तो आपका क्या होगा? प्रोपेन टू ऑन, समझ रहे हो ना? ब्यूटेनल का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बताओ, ब्यूटेन टू ऑन। पेंटेनल का फंक्शनल आइसोमर्स बताओ, पेंटेन टू ऑन। बार बार बोल रहा हूं, नहीं बिल्कुल नहीं, पेंटेन टू ऑन, क्लियर? फंक्शनल आइसोमर्स। फिर कहूंगा पेंटेन टू ऑन का पोजीशन आइसोमर्स बताओ, तो पेंटेन 3 ऑन, समझ गए ना? वहां पर 2 पोजीशन बदल गई, तो वो पोजीशन आइसोमर्स हो जाएंगे एक दूसरे के, क्लियर है? बहुत अच्छे। तो अभी फिलहाल इसने क्या कहा? अमंग आइसोमेरिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कॉमा लगा के लिखिए, कॉमा, कीटोन्स हैव स्लाइटली हायर बॉइलिंग पॉइंट। मतलब अगर प्रोपेनल और प्रोपेनॉन में पूछा जाए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो प्रोपेनॉन का होगा, ठीक है ना? अमंग्स्ट आइसोमेरिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, कीटोन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, कीटोन्स हैव slightly higher boiling point, clear? because in ketone there are 2 electron donating group, because in ketone there are ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अराउंड कार्बोनिल कार्बन। नहीं समझे? आदित्य बात समझ में आ रही है? कीटोन में कार्बोनिल कार्बन के अराउंड 2 एल्किल ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन के अराउंड 1 होता है, वैसे ये RCH होता है, ठीक है ना? समझ गए? तो इस कार्बोनिल कार्बन से अटैच 1 एल्किल ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहां पर इंटेंस कर देते हैं, किसको? नेगेटिविटी को यहां इंटेंस कर देते हैं, मतलब इसका डायपोल मोमेंट बढ़ा देते हैं थोड़ा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? यानी कीटोन का डायपोल मोमेंट एल्डिहाइड से क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से क्या मिल रहा है? दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या लगा रहे हैं? प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन अच्छा, ये तो हो गया, एल्डिहाइड में हो गया ना। अब अच्छा, इससे क्या हो जाएगा? इसका डायपोल मोमेंट बढ़ जाने से क्या हो जाता है? वो जो डायपोल इंटरेक्शन है वो लगेगा दोनों में, लेकिन जिसमें जितना ज्यादा पोलैरिटी होगी, डायपोल इंटरेक्शन किसके कारण आता है? पोलैरिटी के कारण आता है ना। तो जो जितना ज्यादा पोलर होगा उनके बीच में डायपोल इंटरेक्शन उतना ही ज्यादा होगा। बोलो बात समझ में नहीं? अभी कोई डाउट है? नहीं। तो यहां पर डायपोल इंटरेक्शन थोड़ा बढ़ जाएगा कीटोन के केस में एल्डिहाइड से, इसलिए कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से थोड़ा ज्यादा होगा। वो भी स्लाइटली हाइयर बोला, इसलिए क्या बोला है? स्लाइटली हाइयर, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके डायपोल मोमेंट में भी बहुत कम ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बढ़ जाएं? बहुत अच्छे। तो क्या लिखा? हाइयर, अच्छा, ड्यू टू, मैंने पता नहीं क्या लिखवाया यार, बिकॉज कीटोन हैज 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अराउंड द कार्बोनिल कार्बन which makes the ketone more polar, जो कि कीटोन को क्या बना देता है? अधिक पोलर बना देता है। which makes the ketone more polar, क्लियर? चलो जी, अब बताओ। अच्छा, अगर तुमसे सवाल कर लूं मैं कि डायपोल इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्यादा इफेक्टिव होता है या कम इफेक्टिव होता है? कम होता है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मानी जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये डायपोल इंटरेक्शन। अच्छा, बॉन्डिंग का क्या मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्डिंग? ये इंटरेक्शन ही तो बॉन्डिंग होती है। सबसे पहले केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन यही से तो आई थी कि किसी 2 चीजों के बीच में इंटरेक्शन का होना ही तो बॉन्ड है। ये कोई बंधे हुए थोड़े यहाँ आपस में, भाई धागे से रस्सी से थोड़ी बांध रखा है इनको, बस क्या है? जैसे मैंने कहा MgCl2 में मैग्नीशियम और क्लोरीन एक दूसरे से बॉन्डेड हैं। कैसे बॉन्डेड हैं?
धागे से बांध रखा है क्या? नहीं, मैग्नीशियम और क्लोरीन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्टिव बॉन्ड उनके बीच में, मतलब एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। उस अट्रैक्टिव फोर्स को क्या कहा जाता है केमिस्ट्री में? केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत अच्छे, ठीक। अब देखो, तो अभी यहाँ पर क्या लिखेंगे? अगला बुलेट पॉइंट लिखिए। अच्छा, मतलब इसके बीच में यहाँ लिख लो एग्जाम्पल के तौर पर। इसी के नीचे क्या लिखो? CH3 CH2 CHO, बोलो नाम। प्रोपेनल। CH3 CO CH3, बोलो नाम। प्रोपेनॉन, बोलो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा? प्रोपेनॉन, लिख दीजिएगा, ठीक है ना? ये बना के एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो, ठीक है ना? प्रोपेनॉन का बॉइलिंग पॉइंट प्रोपेनल से ज़्यादा होगा, ठीक है ना? हो गया? लिखिए अगली लाइन में, लिखिए अगला पॉइंट लिखिए, द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अगली लाइन में अगला बुलेट पॉइंट, द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आर वीकर देन, द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आर वीकर देन। एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या लिखा? द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आर वीकर देन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आर वीकर देन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग between alcohol molecules. The dipole dipole interactions are weaker than intermolecular hydrogen bonding between alcohol molecules. Clear? Alcohol molecules. Therefore the boiling point of carbonyl compound, therefore the boiling point of carbonyl compound, alcohol is a carbonyl compound or not? पुष्पेंद्र, अल्कोहल इज ए कार्बोनिल कंपाउंड और नॉट? होता है? ध्यान से क्यों नहीं जवाब दे रहे हो यार? गलत बात, मतलब पढ़ाई भी नहीं होती इस तरह अच्छे से। मैं पहले जब हम बेध्यानी से बैठते हैं ना क्लास में, तो हम बस खाली लिख रहे होते हैं, हम मज़ा नहीं ले रहे होते। सर मज़ा नहीं लोगे जब तक क्लास में, तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। अल्कोहल इज ए कार्बोनिल कंपाउंड नॉट? नहीं होता बच्चे। कहाँ से होता है? किसे कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड? आप छोड़ो सारी बातें, घबराओ मत, बताओ किस तरह के कंपाउंड को कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं? अरे बोलो ना यार, मन किसे कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड? ऐसे कंपाउंड जिनमें C डबल बॉन्ड O मौजूद हो, उसकी मौजूदगी से ही पता चलता है कार्बोनिल। इतनी देर से तो कार्बोनिल कार्बोनिल कर रहा हो, तो पूछ क्यों नहीं रहे हो कि भैया कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है? भाई पूछने में क्या बुराई है? पूछो बेफिक्र होकर के, तो गूंगों की तरह बैठ जाते हो। अभी बता रहा हूं, C डबल बॉन्ड O वाला, अभी बोला नहीं था क्या कि कीटोन के कार्बोनिल कार्बन के अराउंड 2 एल्किल ग्रुप? तो तभी पूछो ना सर ये कार्बोनिल कार्बन का क्या मतलब है यहाँ? ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनमें C डबल बॉन्ड O मौजूद होता है, उनको कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। और जिसमें C डबल बॉन्ड O होता है वो कार्बोनिल कार्बन होता है, कार्बोनिल कार्बन। समझ गए ना? अब कार्बोनिल, अभी मैंने क्या बोला तुमसे यहाँ कि भाई मैंने पूछा बताओ अल्कोहल इज ए कार्बोनिल कंपाउंड और नॉट, है या नहीं है? तो जवाब सर कहां से हो जाएगा? ये ROH होता है उसमें, ROH, पूरा R बाहर फिर OH, और ये OH भी चेन के बाहर होता है। समझ गए ना? CO ग्रुप तो नहीं है ना उसके अंदर, C डबल बॉन्ड ग्रुप तो नहीं है कार्बोनिल। क्लियर? एक बात, पहली बात। दूसरी बात बताओ, एल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड है कि नहीं है? है। कीटोन है कि नहीं है? है। कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं है? है। एसिड क्लोराइड है कि नहीं है? है। एसिड क्लोराइड, समझ लो ना? क्लियर है? ईस्टर है कि नहीं है? ईस्टर, हाँ सर है। एसिड एनहाइड्राइड है कि नहीं है? है। समझ में आ रही बात ना? इतने सारे कार्बोनिल कंपाउंड मैंने बता दिए तुम्हें। दिमाग से पढ़ो ना, दिमाग से पढ़ाई करो। हाँ हाँ होता है बच्चे, RC डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर R डैश। ये एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है। समझ गए ना? उसमें 2-2 CO ग्रुप होते हैं, है ना? उसमें 2-2 CO ग्रुप होते हैं। क्लियर है? बहुत अच्छी। देखो क्लियर ना? डरो मत, मैं भी समझ रहा हूँ, परेशान मत हो यार। मैं तुम्ही लोग के लिए तो पढ़ा रहा हूँ यार, अपने लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं क्या करते हो। चलो सुनो क्या बता रहा हूँ। एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों कैसे हैं?
कार्बोनिल कंपाउंड है, लेकिन अल्कोहल कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है। तो मैंने क्या लिखा, द डाइपोल, डाइपोल, पहली बात मुझे बताओ, मैं फिर कह रहा हूं, अल्कोहल में होती है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एल्डिहाइड और कीटोन में होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। मैंने बोला इन दोनों असर में दो असर पड़ते हैं, उस पे पड़ता है कोई और असर, इस पे पड़ता है कोई और असर। अगर कोई पूछे इन दोनों इफेक्ट में कौन डोमिनेटिंग इफेक्ट, तो सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेटिंग इफेक्ट। क्लियर है? अगर इतना आपकी समझ में आ गया तो इस स्टेटमेंट को आप खुद ही पूरा कर दोगे कि द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस आर वीकर देन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहले मैंने लिखवाया, बिटवीन द अल्कोहल मॉलिक्यूल, देयरफॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इज मच, बोलिए क्या, लोअर या हाइयर, लोअर होना चाहिए ना, बस हो गया यार। इस तरह पढ़ो ना भाई, ध्यान से, मेरे साथ साथ क्यों नहीं पढ़ रहे हो, आर मच लोअर देन अल्कोहल, ठीक है ना, लिखिए आर मच लोअर देन दोज ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, है ना, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड आर मच लोअर देन दोज ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल, ओके, हाँ भाई, हाँ, एंड, हाँ अच्छा अभी लिखो, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। डरो मत, सब एक्सप्लेन कर दूंगा, एक एक चीज एक्सप्लेन कर दूंगा, बस तुम समझने का मन बना के बैठो, है ना। कार्बोनिल कंपाउंड, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। इस पूरी बात का समरी क्या निकल के आई, सर एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अक्सर अपने कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास रखने वाले अल्कोहल से कम होता है। सवाल कोई पूछे क्यों कम होता है, जवाब क्या दोगे, अल्कोहल में होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एल्डिहाइड और कीटोन में होती है इंटरएक्शन ऑफ डाइपोल डाइपोल, मतलब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर? अब कोई कहे तो इससे क्या हो गया, बोलो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डोमिनेटिंग फैक्टर देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। समझ गए ना? इसलिए उसका बॉन्ड मजबूत हो जाता है, वो और करीब आ जाता है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। क्लियर है ना? और एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा उससे कम रहता है, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अपने कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास रखने वाले हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। कारण क्योंकि हाइड्रोकार्बन में सर ना तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगता है, ना इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। केवल कौन सा फैक्टर काम करता है, मॉलिक्यूलर मास, वो मैंने लिया कंपेरेबल। तो मॉलिक्यूलर मास जब एक दूसरे के आसपास ये करीबी है तो फिर उससे कोई मतलब नहीं रह गया। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसका मतलब अपने करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। मैं यही तो करके हर बार तुम्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूं भाई, क्लास से थोड़ा देखो भी तो। जैसे यहाँ कंपेरेबल स्टडी पढ़ रहे हो, कर रहे हो ना, ये एल्डिहाइड कीटोन की कौन ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम, वैसे ही थोड़ा ये भी कंपेयर करो, कंपेरेबल स्टडी करो कि क्लास में क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको सबसे तेजी से उड़ाया जाता है, सबसे तेजी से। कारण क्योंकि इसको हम सबसे तेजी से इसलिए उड़ा देंगे ना, लिखवाना ही तो है इसमें। अगर मैं चाहूं तो मैं बुलेट पॉइंट में सारे पॉइंट लिखवा दूं, समझाने पे जोर ही ना दूं, बस खाली लिखवा के निकल दूं मैं भी कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, मजा नहीं आएगा। ठीक है ना? आप ही बताओ, अगर हम एक सीक्वेंस बनानी चाहें तो ब्यूटेन, बोलिएगा ब्यूटेन, ब्यूटेनल, ब्यूटेनॉन, सही है क्या? सही है क्या? नहीं, क्या था, मॉलिक्यूलर मास तो डिफरेंट हो जाएंगे ना सब, काफी ज्यादा गैप आ जाएगा। कंपेरेबल लेने हैं, समझ में आ रही बात ना? अभी पूरे का एक साथ कंपैरिजन करवाऊंगा, चलो रुको। लेकिन अभी मैंने यहां पर क्या बोला, यानी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है किसका, हमेशा एल्डिहाइड और कीटोन का। एल्डिहाइड और कीटोन में किसका ज्यादा होता है, बोलो, एल्डिहाइड कीटोन में किसका ज्यादा होता है, कीटोन का। तो अभी मैंने आपको कुछ देने हैं कंपाउंड, उनसे कंपेयर करिएगा, ठीक है ना? चलिए, परेशान मत होइए, अभी इसको पढ़ा के छोड़ देंगे, ठीक है ना? परेशान मत हो आप, बहुत परेशान हो रहे हैं। देखिए CH3 CH2 CHO, देखना चाहूंगा तुम में से कौन मुझे बता पाएगा सही से। अच्छा ध्यान रखिएगा, एक बार फिर कह रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में किसका कम होगा, एल्डिहाइड और कीटोन का कम होगा, एल्डिहाइड और कीटोन का। और कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका सर कार्बोनिल कार्बन भी आ रहा है और साथ ही साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है क्या?
सोचो, है ना। और बताओ, मैंने सब चीजें बताई हुई है वैसे पहले वाली, लेकिन नहीं तो अभी कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाएगा। अभी तो कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा बचा है ना, उसको पढ़ना है अलग से इंडिविजुअली। तो अभी बताइए क्या होगा, CH3 CH2 CHO, ठीक है ना। CH3, चलो सबके आप बस खाली इतना काम कर दो, सबके मोलर मास लिख दो, CH3 COOH और CH3 COCH3, CH3 COCH3 और CH3 CH2 CH2 OH। हे बच्चे ध्यान लगाओ, इसको मैंने नाम दिया A, इसको नाम दिया B, इसको नाम दिया C, इसको नाम दिया D। आपको बताना है मुझे बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर। पहली बात आप मुझे सबसे पहले मोलर मास बताओ, इसका मोलर मास बताओ 58, इसका बताओ पक्का सही बताना भाई 60, इसका बताओ 58, इसका बताओ बोलो ना। कितना है 60 है भाई, 60 ही है, देख लो है, अरे है, बहुत अच्छे, ठीक है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या देखने को मिला, बड़े ध्यान सुनिएगा, वैसे आप खुद सोच के बताओ, मुझे आइडिया लगा के बताओ। मैं आपको फिर बता रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अपने करस्पॉन्डिंग अपने कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास रखने वाले अल्कोहल से ज्यादा होता है, यानी इसका मतलब सबका बाप कौन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे ज्यादा किसका हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो कोई डाउट हो तो। सबसे कम किसका हो गया, बोलो इन चारों में सबसे कम किसका, एल्डिहाइड। उससे ज्यादा किसका, कीटोन। उनसे ज्यादा, दोनों से ज्यादा किसका, अल्कोहल। और सबसे ज्यादा किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो क्या क्या सीक्वेंस बनेगी, एल्डिहाइड A, फिर आपका क्या AC, फिर B, और फिर सबसे ज्यादा है नहीं भाई, B तो बाद में, ACDB, ये होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं, बहुत अच्छे। और यही है B। देखिए क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट का, इसका होता है 322 केल्विन, इसका होता है बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन, इसका होता है भाई कीटोन का 329 केल्विन। अब देखो जरा, क्या मैंने तुम्हें बताया था कि एल्डिहाइड कीटोन में स्लाइटली डिफरेंट होता है, 322 और 329 स्लाइट डिफरेंस, क्लियर है ना। इसका होता है कितना, अल्कोहल का 370 केल्विन। तो समझ में आ रहा है आपको, ये रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, ये वाली चीजें रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। बार बार कह रहा हूं, केवल क्या याद करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर क्या होता है। एक बार फिर से पूरा कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। बताइए, अगर मैंने आपसे कह दिया, चलो सेम, पहले ये कर लो, पहले एक चीज को बेस बना लो। क्या बेस बना रहे हैं बताओ, मॉलिक्यूलर मास सबके लगभग सेम होंगे। अब लगभग सेम में मतलब जैसे सर 58 60 इतना चल जाता है, 57 60 भी चल जाता है, समझ ना। लेकिन सर 46 और 60 नहीं चलेगा, ठीक है, इतना नहीं चलेगा। आसपास के मोलर मास हो, 1-2 ग्राम का डिफरेंस हो को चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास रखने वाले एल्केन, बोलिए जल्दी से, एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, एल्डिहाइड का उससे ज्यादा, कीटोन का उससे ज्यादा, और अल्कोहल अल्कोहल का उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या एक सीक्वेंस बना सकते हैं, सिंपल सी एक सीक्वेंस बना सकते हैं कि भाई एल्केन से ज्यादा किसका, एल्केन से ज्यादा एल्डिहाइड। हाँ उसमें बीच में एक वो भी तो आता है यार, ईथर। क्या आपने मुझे बताया नहीं, ईथर का किसका ज्यादा होता है, एल्केन से ज्यादा ईथर, और एल्डिहाइड कीटोन से कम, एल्डिहाइड कीटोन से कम। तो बेहतर होगा कि यहाँ पे आप ये भी लिखिए, अल्कोहल ईथर, एल्केन नहीं, अब ईस्टर नहीं लिया था हमने, ईथर था, एल्केन ईथर, फिर एल्डिहाइड। अरे बच्चे नहीं था, क्या बताऊं तुम, कुछ और सब कंफ्यूज हो गए, डरो मत। कीटोन, फिर उससे ज्यादा कार्बोक्सिलिक, अच्छा भाई हाँ, अल्कोहल, कौन आ गया, अल्कोहल, और फिर कौन आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बार बार कह रहा हूँ, इन क्वेश्चन के भी 4 ही नंबर होते हैं, मतलब वो आपको ऐसे देगा, CH3 CH2 CH2 CH, CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 COOH, CH3 COCH3, CH3 CH2 CH3, ठीक है ना। कितने हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
1 2 3 4 5, ये 5 है। कोई नहीं, मैं 4 में करवा रहा हूँ बस। आपको मैंने इसका नाम दिया A, इसका नाम दिया B, इसका नाम दिया C, इसका नाम दिया D। आपको दोनों बताने हैं, एक बार इंक्रीजिंग ऑर्डर, एक बार डिक्रीजिंग ऑर्डर। बस ये बताइए और छुट्टी पाइए, ठीक है ना। क्या बच्चे? हाँ क्या? हाँ हाँ वो 3 होगा बच्चे, पहले 3 होगा, बिल्कुल 3 होगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों बताना है। पहले इंक्रीजिंग बताइए। इंक्रीजिंग सबसे कम किसका? अच्छा पहली बात आप चेक कर लो आराम से, घबराओ मत। इसका कितना आएगा? इसका मोलर मास 58 आएगा, करके देख लो। 50 ब्यूटेन, जबकि ये 4 कार्बन का है और ये बाकी सब 3 कार्बन के हैं। वो 4 कार्बन का इसीलिए लेना पड़ा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस बढ़ा दे रही है मास को, वहां कार्बन और हाइड्रोजन है, समझ गए ना, इसलिए वो ब्यूटेन। तो करस्पॉन्डिंग मास तो है इनका, मतलब कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास तो है। अब सबसे कम किसका? एल्केन का। फिर उससे ज्यादा सर किसका? ए का। उससे ज्यादा किसका सर? सी का। और फिर उससे ज्यादा किसका? बी का। DACB। ये क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये एग्जाम में कंपटीशन में सीधा क्वेश्चन आता है। ये भी 4 ही नंबर का है, ध्यान सुनना, ये भी 4 ही नंबर का है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक क्वेश्चन जो बहुत कायदे से घुसा के अंदर से पूछा गया, वो भी 4 ही नंबर का है। बात कुछ समझ में आ रही ना? मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, मतलब फिजिक्स में भाई जब आप एक ही दिन बैठे पेपर देने बैठोगे ना, तो वेटेज दोनों का क्या है? बराबर। इसलिए ये अक्सर नंबर ज़्यादा दिलवाती है। केमिस्ट्री के मार्क्स, केमिस्ट्री हमेशा मार्क्स ज़्यादा दिलाती है। फिजिक्स में प्रॉब्लम क्या फंसती है? पता लगा ऑप्टिक्स का वो क्वेश्चन जो 3 लेंस के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, वो भी 4 ही मार्क्स का वेटेज रखता है। और ये क्वेश्चन बस इसमें खाली है, आपको क्या बताना है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये भी 4 ही नंबर इसका वेटेज है। इसमें रीजनिंग भी आपको खाली पता हो, बस लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस पता हो आपको, ये सही सीक्वेंस बनानी आ जाए। बोलो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? BDAC, BC ऐसे ही लिखा रहता है वहाँ, BCAD CDBA CABD BDCA ऐसा करके लिख देता वो, तो आपको देखना होता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। हमने आज केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट की, उसका केवल एक पिलर कंप्लीट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट, एक पिलर कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में इसके अगले पिलर देखेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना काफी है। नाउ यू कैन लीव द क्लास एंड यू कैन एंजॉय।